हेलो नमस्ते, मेरा नाम शांक त्रिवेदी है। ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 11वां वीडियो है और आज का शीर्षक है अर्थक्वेक और सुनामी। इस वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जाके पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक की। भूकंप होता क्या है? अगर हम लोग भूकंप की बात करें तो भूकंप क्या होगा? भूकंप का अर्थ ये होता है कि पृथ्वी के अंदर मूवमेंट होता है, चट्टानों का लगातार होता रहता है। हमें मालूम है। कैसे मालूम है? प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है। जो बाउंड्रीज होती हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री होती हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री होती हैं, वहाँ पे चट्टानें हिलती रहती हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि कहीं पे हॉट स्पॉट होता है, ज़्यादा लावा इकट्ठा हो जाता है, चट्टानें पिघल जाती हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट होता है। कुल मिला के क्या है कि चट्टानों का जब मूवमेंट होता है पृथ्वी के अंदर, तो मूवमेंट होने के बाद एनर्जी जनरेट होगी। जाहिर सी बात है, जनरेट होगी, है ना, इलास्टिक एनर्जी। तो वो जो प्रत्यास्थ ऊर्जा होगी वो वेव के फॉर्म में मूव करेगी, है ना। वेव जो प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है वेव की तरह मूव करती है। जैसे पानी में हम लोग पत्थर मारते हैं तो पानी का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट होने से एक लहर बनती है। ऐसे ही जब ज़मीन के नीचे चट्टानें हिलती हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो लहर बनती है। लहर बनने से क्या होता है कि लहर मूव करती है। लहर जब मूव करेगी तो पृथ्वी के ऊपर हिस्से पर, क्रस्ट पर आएगी मूव करते करते। जब मूव करते करते आएगी तो जाहिर सी बात है ज़मीन को हिलाएगी। जब पानी में जब में कंकड़ डालते हैं तो पानी हिलता है, ऐसे ज़मीन हिलने लगेगी वेव के फॉर्म में। तो जब सरफेस वेव मूव करेंगी, डैमेज करेंगी, तो जाहिर सी बात है ज़मीन के जो ऊपर का हिस्सा होगा जिसमें बिल्डिंग्स बनी है, बाकी पेड़ पौधे, सड़क, रोड सब है, इंसान, तो वो सब क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा। क्योंकि इतनी शक्ति नहीं होती हम हमारी जो है चीज़ों में जो ज़मीन के साथ जो है वो तालमेल बिठा सके। हो तो ज़मीन मूवमेंट जब करती है तो जाहिर सी बात है वो मूव करेगी और वो समाप्त हो जाएगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अर्थक्वेक का, ठीक है ना। ये परिभाषा लिख दी है अर्थक्वेक की, आप इसे पढ़ सकते हैं आगे जाके। अर्थक्वेक आर कास्ड मोस्टली बाय रैप्चर और जोलॉजिकल फाल्ट्स बट आल्सो बाय इवेंट्स सच एज वॉल्केनिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइड, माइन ब्लास्ट एंड न्यूक्लियर टेस्ट। हम लोग जान चुके हैं जो ज्वालामुखी होती है, जैसा मैंने बताया, या तो हॉट स्पॉट जहाँ पे होगा या भूकंप का केंद्र होगा वहाँ पे आएगा, या फिर अगर भूकंप का केंद्र वहाँ पे नहीं है, सब सॉरी, या तो वॉल्केनिक होगी जहाँ पे हॉट स्पॉट होगा, या तो वहाँ पे आएगा भूकंप। या फिर क्या होगा कि प्लेट्स का जो मार्जिन होगा, जहाँ प्लेट का किनारा होगा, या तो मिड ओशनिक रिज होगी, या फिर कोई हिमालयन का जो बाउंड्री, जैसे हिमालयन है डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, या तो इस टाइप का कोई मार्जिन होगा, तो उस कंडीशन में वहाँ पे भूकंप आएगा। ये प्राकृतिक तरीका भूकंप लाने का, है ना। भूकंप लैंडस्लाइड से भी आ जाता है, ये भी प्राकृतिक तरीका है। इसके अलावा क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी से भूकंप आ जाता है, जैसे कि माइन ब्लास्ट। जब माइंस का ब्लास्ट होता है, कई बार हम लोग कोयला निकालने के लिए या खुदाई करने के लिए जो माइंस होती हैं, खदानें, वहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है। या फिर न्यूक्लियर टेस्ट, कई बार न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। हमने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसका भूकंप चीन तक महसूस किया गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जापान तक महसूस किया गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो मैन मेड भी भूकंप आ जाता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जो नेचुरल भूकंप होता है वो धुआं भर देता है। तो ये आपका कुल मिला के भूकंप का अर्थ होता है। अब भूकंप में दो बिंदु होते हैं, एक होता है हाइपोसेंटर, एक होता है एपीसेंटर। ये दोनों क्या होते हैं? जहाँ पे ज़मीन की चट्टान हिलती है, सपोज ज़मीन के नीचे, सपोज 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500, 1000 किलोमीटर, करीब मैक्सिमम हम लोग 600 किलोमीटर तक भूकंप महसूस करते हैं, उसके नीचे के ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। सपोज कोई भूकंप है जिसका हाइपोसेंटर हो, मान लो 80 किलोमीटर गहराई पे हो, तो 80 किलोमीटर गहराई में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे चट्टान हिली है। तो जहाँ पे जनरेट होता है भूकंप, जहाँ पे चट्टानों में मूवमेंट होता है, किसी कारण से फाट फूट बनते हैं, और उनसे क्या है कि जब वहाँ पे भूकंप जनरेट होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर, और फोकस, मूल उसे बोलते हैं। और जब भूकंप जहाँ पे पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुँचता है, जाहिर सी बात है हाइपोसेंटर से 90 डिग्री के ऊपर जब जाएंगे हम लोग सीधे नाक की सीध में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सबसे पहले महसूस किया जाएगा भूकंप। तो हाइपोसेंटर से ठीक ऊपर जब पृथ्वी की सतह, क्रस्ट पे जब महसूस होगा, उसको एपीसेंटर बोलते हैं। उसको बोलते हैं जो है भूकंप का केंद्र क्या था, तो वो एपीसेंटर हो जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखने योग्य, क्योंकि कोई कई बार क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में, आदमी कंफ्यूज हो जाता है हाइपोसेंटर और एपीसेंटर में, ठीक है ना। हाइपोसेंटर पृथ्वी के अंदर बनता है और एपीसेंटर पृथ्वी की सतह पर बनता है, इतना बस याद रखना है। तो ये हो गया भूकंप। अब जब भूकंप बनेगा तो सेस्मिक वेव बनेगी, है ना। वेव का मतलब ये भूकंपी तरंगे जिन्हें बोलते हैं। उन तरंगों का अध्ययन करके हम लोग पृथ्वी के अंदर भी जान पाते हैं, कैसे जान पाते हैं ये भी जान लेंगे। बाकी हम लोग समझ लेते हैं अर्थ, ये सेस्मिक वेव होती क्या है। सेस्मिक वेव की परिभाषा लिखी है, सेस्मिक वेव्स आर वेव्स
of energy that travel through Earth's layer and are a result of earthquake, volcanic eruption, magma movement, large landslides and large man-made explosion that gives out the low frequency। ये जो है जो परिभाषा मोटा मोटी बोलना चाहती है जो मैंने बताया कि भूकंप जब बनेगा, जब पृथ्वी के नीचे चट्टानें हिलेंगी, इलास्टिसिटी जब जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है तरंग के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी और वो मूव करेगी पृथ्वी की सतह पर, जैसे पानी में कंकड़ डालते हो आप। तो ठीक वही तरीका है, इसी को बोलते हैं सेस्मिक वेव। अब सवाल ये है कि वेव कितने टाइप की होती है। जब हम लोग रिक्टर स्केल में या चेक करते हैं, जो सेस्मोग्राफ्स होते हैं उनके द्वारा चेक करते हैं उनके बारे में जानने के लिए, उन वेव की प्रॉपर्टी को समझने के लिए, तो हमें अब तक 4 टाइप की वेव मिली है। असल में 2 टाइप की वेव मिली हैं, उन 2 टाइप की वेव के अंदर भी 2-2 वेव बंटवारे हैं। बॉडी वेव्स होती हैं और सरफेस वेव होती हैं, है ना, बॉडी और सरफेस वेव। बॉडी वेव 2 टाइप की होती है, पी और एस। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी। और जो सरफेस वेव होती है वो आर और एल होती है। आर मतलब रेलेथ वेव और एल मतलब लव वेव। ये 4 टाइप की वेव होती हैं। इन्हें बॉडी वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर बनती हैं, पृथ्वी के अंदर चलती हैं। और इन्हें सरफेस वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह पर ही जनरेट होती हैं और पृथ्वी की सतह पर ही मूव करती हैं। अब नीचे क्या है दिया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये प्राइमरी वेव है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ लीजिए। ये इसका नेचर है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जब कोई तरंग के जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो मूव करते हैं तरंग की दिशा में ही, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। उदाहरण के तौर पे अभी आपको फोटो दिखा देंगे, समझा दें। जैसे ये तरंग है, ये तरंग ऐसे से मूव करती है नॉर्मली, है ना। अब तरंग सपोज ऐसे जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। अब तरंग इस दिशा में जा रही है और इसका जो पार्टिकल है वो भी इसी दिशा में जा रहे हैं। मतलब कि तरंग ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है आगे, और पार्टिकल भी ऐसे से मूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म। तो जो पी वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है। इस टाइप की जो है साउंड वेव्स की जैसी प्रॉपर्टी रखती है, इसलिए इसकी स्पीड भी साउंड वेव जैसी होती है। और इसका मतलब साउंड वेव्स की तुलना की जाती है इस वेव से, प्राइमरी वेव, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसके पार्टिकल उसके पैरेलल मूव करते हैं तरंग की दिशा के। सेकेंडरी वेव ये ट्रांसवर्स फॉर्म में होती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जा रही है इधर तरंग और उसके पार्टिकल तरंग के वर्टिकल मूव कर रहे हैं। मतलब ये तरंग ऐसे जा रही है और पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, मतलब तरंग का फॉर्म बन जाएगा ऐसे ऐसे, है ना। ये तरंग बन जाएगी। नॉर्मली ऐसी तरंगें क्या होती हैं, पानी में देखने को मिलती हैं। और जो रेलेथ और लव वेव होती है, सरफेस वेव, ये भी ट्रांसवर्स होती हैं। नॉर्मली क्या है, ये इसलिए ट्रांसवर्स होती हैं क्योंकि सेकेंडरी वेव से ही जनरेट होती हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी कहीं ना कहीं प्राइमरी भी सेकेंडरी भी प्राइमरी से ही जनरेट होती है। शायद अलग अलग होती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन सेकेंडरी जो होती है वो उससे ही जनरेट होती है रेलेथ और लव वेव। स्पीड क्या है? स्पीड प्राइमरी वेव की क्या है, 6 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो सेकेंडरी वेव है उसकी करीब 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो रेलेथ वेव होती है उसकी स्पीड होती है एस वेव की 10%, क्योंकि एफ से जनरेट होती है। और लव वेव की स्पीड भी एस से करीब 10% होती है, इसकी ही 10% होती है। लेकिन खासियत ये होती है कि लव वेव थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक होती है और इसकी स्पीड रेलेथ से कुछ ज़्यादा होती है। मीडियम क्या है, किन माध्यम में चल सकती है? तो जो ये प्राइमरी वेव है पी, ये लिक्विड और सॉलिड दोनों में चल सकती है, ये इसकी खासियत है। जो एस वेव होती है वो सिर्फ सॉलिड में चल सकती है। एस जो है सिर्फ सॉलिड में चलेगी, वो उसमें नहीं चलेगी, किसमें, लिक्विड में। लेकिन जो एस एल है, जो सॉरी पी है, वो लिक्विड और सॉलिड दोनों में चल सकती है। इसके अलावा ये जो है अगर हम लोग इसकी बात करें रेलेथ वेव की और लव वेव की, ये असल में क्या सरफेस की पैरेलल चलती हैं। जब सरफेस की पैरेलल चलेंगी तो जाहिर सी बात है ज़मीन पे चलेंगी, तो ये भी जो है ओनली सॉलिड पे ही चलती है, ये जो है लिक्विड में नहीं चलेगी। लेकिन जाहिर सी बात है जब मूव करेगी ज़मीन तो लिक्विड भी मूव करेगा, तो उसको उस रूप से ले सकते हैं। लेकिन ये पैरेलल चलती है सरफेस को, हम लोगों को इस तरीके से इसे देखना चाहिए इस वेव को। ये हो गया वेव और ये हो गई उनकी सेस्मिक वेव की प्रॉपर्टीज़। हम लोग फोटो देख लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। ये पी वेव है ना, ये पी वेव है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आप इनके पार्टिकल समझ सकते हैं, ये पार्टिकल, ठीक है ना। और पार्टिकल का एक्सपेंशन हो रहा है, ये यहाँ पे देखो एक्सपेंशन हो रहा है, पार्टिकल दूर है। और यहाँ पे जो है कंप्रेशन हो रहा है, पार्टिकल पास पास है। कहने का मतलब ये है जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया ना कि तरंग ऐसे जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे से मूव कर रहे हैं, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म। तो ये जो पी है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में है ना, ये पी वेव लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में है ना ये। तो आप इसे देखेंगे, इसका मूवमेंट कैसा है, सीधी वेव है। और जब इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन पैदा होगा तो एस वेव बनेगी। आप देखेंगे ये ट्रांसवर्स फॉर्म में है इसके पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं,
ऊपर और नीचे। वेव जा रही है इस दिशा में, रेड कलर का निशान देख रहे हैं आप, इस दिशा में वेव जा रही है, और इसके जो पार्टिकल है अप डाउन हो रहे हैं, ऊपर नीचे है ना, ये जो है ऊपर और ये नीचे। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांजिट फॉर्म, ये एस वेव का प्रॉपर्टी है। और एस में और डिस्ट्रक्शन पैदा होगा तो ये रिलेफ बन जाएगी। आप देखेंगे इसका जो बेस है, सपोज ये नीचे बेड रॉक है, ज़मीन है, तो ज़मीन इस तरीके से मूव करेगी। बेड रॉक ऐसे जब मूव करेंगी तो मुड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है उसमें इतनी प्रत्यास्थता नहीं होगी और वो टूटने लगेंगी। ऐसे ही भूकंप आता है, ज़मीन फट जाती है ना, कई बार आपने फोटोज़ में देखा होगा, अभी जो आया था भूकंप नेपाल में। फिर क्या होता है, जो लव वेव होती है वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करती है, वो ऊपर से नीचे तक चट्टानों को तोड़ देती है पूरी तरीके से। तो ये है जो है टोटल 4 टाइप की वेव, PSRL, ठीक है ना। आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप आराम से देख सकते हैं। अब आता है एक शैडो जोन, एक वर्ड होता है शैडो जोन। क्या होता है, हमने एक चीज़ जानी कि जो P वेव होती है वो सॉलिड में चलती है और लिक्विड दोनों में चलती है, लेकिन एस जो होती है वो सिर्फ सॉलिड में चलती है, लिक्विड में नहीं चलती है, ठीक है ना। अब जब ये पृथ्वी से निकलती है, सपोज ये पृथ्वी का कोई हाइपोसेंटर है, ठीक है ना। अब ये हाइपोसेंटर है, सबसे ऊपर इसका एपिसेंटर बनेगा पृथ्वी की सतह पर। सपोज ये पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है, डार्क ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हैं, ये हाइपोसेंटर है। इस हाइपोसेंटर से जब जनरेट होगी, तरंग जनरेट होगी, तो जाहिर सी बात है पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करेगी। तो जब हम लोग सेस्मिग्राफ से चेक करते हैं, असल में क्या होता है, हम लोग एपी सेंटर का पता लगाने के लिए और हाइपो सेंटर का पता लगाने के लिए हम लोगों को 3 सेस्मिक ग्राफ होते हैं, उनके द्वारा जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से पे होते हैं, उन 3 सेस्मिक ग्राफ के थ्रू ही हम लोग पता लगा पाते हैं, एक्यूरेसी जान पाते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे हाइपो सेंटर और एपी सेंटर बन रहा है। तो ये सपोज ये हाइपो सेंटर हम लोगों ने पता किया। अभी हाइपो सेंटर से पूरी पृथ्वी पे जो है तरंगे मूव करेंगी, है ना, तरंग मूव करेगी। अब हम लोग जानते पृथ्वी का जो है 3 भागों में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जो कोर है वो 2 भागों में है, एक आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में, ये हम कैसे जाने, जब हमने बोला था कि हम लोग तरंगों के माध्यम से जान सकते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है, तो ये तरीका जानने का होता क्या है कि जब पृथ्वी से तरंगे, जब हाइपोसेंटर से तरंगे चलती हैं तो क्या होता है, पी और एस दोनों चलती हैं, लेकिन जब पी तरंग चलती है तो पी कोर में घुस जाती है और कोर को पार करके नीचे आ जाती है ना। कुछ जो है यहाँ पे आप देखेंगे पी का शैडो जोन बन रहा है, जहाँ पे पी तरंग नहीं पहुँच पाती है, उसके पीछे कारण है रिफ्लेक्शन का। जब हम लोग क्रिटिकल एंगल पे जब किसी वेव को डालते हैं, किसी भी प्रकाश किरण को डालते हैं, तो क्या होता है, वो पार नहीं कर पाती है ना। तो जब पार नहीं कर पाती तो वो जो है रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये क्रिटिकल एंगल बन जाते हैं 103 से 105 डिग्री, 142 डिग्री के इधर और उधर, इसलिए दोनों तरफ से वो पी वेव पहुँच नहीं पाती है। इसका कारण ये नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं पहुंचने की, वो क्रिटिकल एंगल की वजह से नहीं पहुंच पाती है। नॉर्मली वो कोर के अंदर दाखिल होती है, आउटर कोर लिक्विड का होने के बावजूद भी वो दाखिल होती है और उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि लिक्विड जो होगा उसमें स्पीड कम होगी, पी वेव की या चाहे एस वेव की, कोई भी वेव हो, वो सॉलिड में जितनी हाई डेंस होगा उतनी स्पीड में चलेगी। तो जब मेंटल से कोर में जाती है तो आउटर कोर में थोड़ी स्पीड गिर जाती है, फिर इनर कोर में फिर से बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमने आइडिया लगाया कि कुछ लिक्विड फॉर्म में आउटर कोर, और अगर एस घुस नहीं पा रही है आउटर कोर में तो जाहिर सी बात है वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि अगर जो एस है वो चल नहीं पाती है लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो है पी वेव है, मूव कर रही है, और वो कुछ जो है क्रिटिकल एंगल बनने के बाद क्या होता है कि कुछ शैडो जोन तो बन जाते हैं 103 से 142 डिग्री के, लेकिन इसके अलावा पूरा मूवमेंट हो जाता है। तो इस जो जहाँ पे पी तरंग घुस नहीं पाती, प्रवेश नहीं कर पाती है, उसे लोग शैडो जोन बोलते हैं। तो ये पी तरंग का शैडो जोन है, ठीक है ना, ये पी तरंग का शैडो जोन है। अब एस तरंग की बात कर लें, एस तरंग जो है वो जा ही नहीं पाती कोर में, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। बस इसी के द्वारा हम लोग ये जान पाए कि आउटर कोर की कंडीशन क्या है, सिर्फ इसी कारण, क्योंकि जो है एस तरंग की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, एस तरंग कैसी है, सॉरी। तो कुल मिला के ये बात है। तो अगर हम लोग इस तरंग की बात करेंगे तो इस तरंग में हम देखेंगे कि ये इस तरंग घुस नहीं पा रही है ना। इस तरंग जो है यहाँ पे उसका पूरा शैडो जोन बन रहा है 103 से 103 डिग्री का, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये एक तरीका है जानने का। मेरे ख्याल में ये मैंने गलती कर दी, ओके। तो ये कुल मिला के ये बात होगी, ये तरंगों के बारे में था जो हम लोग जान चुके हैं। अब स्पीड की बात करें तो हम लोग स्पीड देखेंगे। सपोज ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। अब सपोज पी तरंग चली, पी तरंग की स्पीड 6 थी मेंटल में, और मेंटल के अंदर जाते जाते अंदर तक पहुंचते पहुंचते करीब 2000 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते तरंग की स्पीड मैक्सिमम हो गई मेंटल पे। और जैसे वो आउटर कोर पे पहुंची, डी लेयर में ये एक प्रकार का डिस्कॉन्टिन्यूटी है, इसको इसलिए डी लिखा है। फिर जैसे ही आउटर कोर पे पहुंची, इसकी स्पीड करीब गिर के हो गई कितनी, 6 किलोमीटर फिर से होगी, 6 किलोमीटर पर सेकंड।
और आउटर कोर के अंदर फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ी, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा लिक्विड फॉर्म में है, और अंदर आते आते उसकी स्पीड करीब करीब होगी 10 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया पूरा जो है पी वेव का ग्राफ, क्योंकि पी वेव चलती रहती है, रुकती नहीं है, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड। अब एस की बात करें, एस शुरू में चली मेंटल में और अंदर धीरे धीरे आई, डी पे पहुंची, और जैसे 2000 किलोमीटर पहुंची, इसकी हाईएस्ट स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर सेकंड। और जैसे ही अंदर आई आउटर कोर में, देखिए अब इसकी स्पीड खत्म होगी, स्पीड क्या होगी 0। और 4 किलोमीटर 4500 किलोमीटर के अंदर जैसे पहुंची, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, और जो अंदर का कोर होगा उसकी इसमें स्पीड करीब करीब हो जाएगी इसकी 4-3.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये असल में ग्राफ दिख रहा है, जब वो प्रवेश नहीं करती है तो ये बनने का औचित नहीं बनता है, लेकिन ये प्रकार की मॉडलिंग है। तो ये हो गया वेव का स्पीड के, हम लोग समझ गए। अब हम लोग एक बात करते हैं रिक्टर स्केल की। हम लोग एक जान चुके हैं सेस्मिक वेव क्या होती है। सेस्मिक वेव क्या होती है, आप सेस्मिक वेव का जो मैपिंग होती है, जो उस मैग्नीट्यूड का टेस्ट होता है, उसको हम लोग सेस्मोग्राफ बोलते हैं, जिससे हम लोग पैमाना होता है भूकंप नापने का। पैमाने कितने टाइप के होते हैं इस बारे में बात करते हैं। पैमाने असल में 3 टाइप के होते हैं। सेस्मिक ग्राफ में 3 टाइप के होते हैं, रेसिटफोरल और मॉडिफाइड मेरकली और रिक्टर। रेसिटफोरल जो होता है उसकी स्केल 0 से 12 के बीच में डिसाइड की गई है। और जो मॉडिफाइड मरकरी है, सॉरी यार मेरी जबान कैसी है, मरकली, जो मॉडिफाइड मरकली है, ये इसका जो स्केल है वो 0 से O से 10 है। जब ये मॉडिफाइड नहीं था तब इसकी O से 11 तक थी, 0 से 11 के बीच में इसकी स्केल थी। और जो रिक्टर स्केल है वो उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। रिक्टर स्केल जो है ये लॉगरिथमिक एक स्केल है। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब ये है कि जब हर 1 डिग्री बढ़ने पर करीब करीब उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसमें 10 गुना ज़्यादा की वृद्धि होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें 32 गुना ज़्यादा की वृद्धि होती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब रिक्टर स्केल जो है लॉगरिथमिक स्केल है, जब हम लोग 0.1 का भूकंप आया कहीं, और कहीं 0.2 का भूकंप आया, तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो 0.1 से 0.2 नहीं है, इंटेंसिटी में बढ़ा क्या 10 गुना ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अगर वहाँ का मैग्नीट्यूड जो सपोज मतलब जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्शन जो होता है, वो जो ऊर्जा जो डिस्ट्रक्शन जो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा 10 गुना ज़्यादा का डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो 32 गुना ज़्यादा होगी। तो हर एक पॉइंट पे सपोज 1 से 2 पे भूकंप आ रहा है तो 0.1 0.2 करके जाएंगे, तो सपोज 1 से जब 2 पे जाएंगे तो भूकंप की जो स्पीड है मैग्नीट्यूड वो बढ़ जाएगा 200 गुना, और एनर्जी बढ़ जाएगी 3200 गुना, 320 गुना। ये असल में इसका फॉर्मेट होता है रिक्टर को समझने का। और अभी तक कभी 10 तक कोई भूकंप नहीं आया, आज तक शायद 9 पॉइंट कुछ का भूकंप आया है। इसके ऊपर भूकंप आने की जो है कोई प्रिडिक्शन नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि 10 के ऊपर भूकंप आएगा तो पृथ्वी का गेम बच जाएगा, ऐसा माना जाता है। बाकी जो है सो है। ये अब ये रिक्टर स्केल की जो फ्रिक्वेंसी, ये जो रिक्टर स्केल है उसकी जो है ग्राफ दिया गया है। ये रिक्टर स्केल का पैमाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक का पैमाना है, ठीक है ना। इसके ऊपर का पैमाना बनाया नहीं है, कोई भूकंप अभी तक आया नहीं है। ये जो है एनर्जी रिलीज है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है इतने भूकंप आने में। और ये जो है यहाँ बीच में लिखा कितने भूकंप हर साल आते हैं इस इंटेंसिटी के, है ना। और यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से किस मतलब कि किस लेवल का भूकंप आया है, मतलब कि तुलना की जाए अगर। और ये जो है नोटेबल अर्थक्वेक कौन कौन से भूकंप इस लेवल के आए हैं। तो अगर हम लोग बात करें 0 से O, सपोज 0 से 2 डिग्री तक की, तो करीब हर साल 1 लाख भूकंप आता पूरी दुनिया में। एक भूकंप का ऐप है जो है अर्थक्वेक मॉनिटर करके, आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। आपको हर सेकंड जानकारी देता रहेगा कहाँ कहाँ भूकंप आ रहा है। और इसकी जो एनर्जी रिलीज है वो करीब करीब 56 किलोग्राम जो है, जब हम लोग द्रव्यमान का दहन करेंगे, जब एक्सप्लोजन होगा 56 किलोग्राम किसी मास का, तब इतनी एनर्जी जनरेट होगी जितना 0 से 2 डिग्री के भूकंप में आता है। ऐसे हम लोग धीरे धीरे जब ऊपर बढ़ेंगे तो इतनी एनर्जी जनरेट होगी, करीब करीब अगर 10 का भूकंप आ जाता है तो 56 ट्रिलियन किलोग्राम जब हम लोग द्रव्यमान का दहन करेंगे तो इतनी एनर्जी जनरेट होगी जितनी 10 रिक्टर स्केल के भूकंप में आएगी। और जब 9 का मतलब 1.8 ट्रिलियन। तो आप इस प्रकार से आप इस स्केल को पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें समय भी देना चाहिए, क्योंकि सारी स्लाइड्स लिंक की डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अपना समझिए इसे। कोई समस्या आए तो आप कमेंट में पूछिए, बाकी जो है सो है।
ये है जो है मॉडिफाइड मर्केली स्केल। अब मैंने एक चीज़ नहीं बताई यहाँ पे, जो रिक्टर है वो मैग्नीट्यूड के आधार पे उसकी जो है उसका फ्रिक्वेंसी डिसाइड है, उसका जो है पैमाना डिसाइड है। जो मॉडिफाइड मर्केली है ये देखता है, ये पैमाना असल में क्या है कि कितना ज़्यादा तबाही हुई, उस तबाही के आकलन के हिसाब से वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का भूकंप देता है। इंटेंसिटी 1 से लेकर इंटेंसिटी 10 तक का ग्रेड डिसाइड है। तो ये इस फोटो में या इस जो है स्लाइड में ये बताया गया है कि किस इंटेंसिटी का भूकंप आया और उस भूकंप आने से क्या क्या महसूस किया है ना। जैसे रैंक 6 का आएगा अगर तो स्ट्रॉन्ग की श्रेणी में आएगा, फेल्ट बाई ऑल सब द्वारा फील किया जाएगा, है ना। सम हैवी फर्नीचर मूव्ड, अ फ्यू इंटेंस एंड फॉलन प्लास्टर, डैमेज स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं जाके। ये ज्ञानवर्धन के लिए है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी ज़्यादा सिविल सर्विसेज की या कुछ ज़्यादा बड़े एग्ज़ाम की, ज़्यादा गहराई से पूछते हैं जेनेट जेआरएफ या कुछ, तो आपके काम आ जाएगी है। ये एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है जिसमें जो है एक्स सरफेस पे दिखाया गया है मैग्नीट्यूड 8.1 से लगा करके 9.5 तक का मैग्नीट्यूड, और जो वाई है इस पे वाई एक्सिस पे दिखाया गया है टाइम क्रोनोलॉजी 1900 ईस्वी, 1905, 20, 25। और ये जो कलर्स हैं ये बताए गए हैं, ये जो है ये लीजेंड दिए गए हैं। एशिया रेड कलर का, ग्रीन कलर का साउथ अमेरिका, ब्लू कलर का ये ऑस्ट्रेलिया है। और ये टाइम पीरियड के हिसाब से और ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताया गया कि दुनिया के सारे भूकंप किस श्रेणी में आए हैं। जैसे आप देखेंगे ये भूकंप देखेंगे, चिली का भूकंप दुनिया का सबसे हाई इंटेंसिटी का भूकंप है। ये 1900 9.5 रिक्टर का करीब करीब आया था, और 1960 के दशक में आया था, 68 में आया था भूकंप, 60 में आया था शायद। और ये जैसे इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 2004 26 जनवरी, हम बहुत छोटे थे तो देखा था कई लोग मर गए थे, लाखों लोग मरे थे। तो ये जो है 2004 में सुनामी आई थी, देखिए 2005 का टाइम पीरियड शो कर रहा है। इंडियन ओशन, वेस्ट कोस्ट, नॉर्थर्न सुमात्रा, इंडोनेशिया, है ना। इसका रिक्टर क्या था, 9.1 रिक्टर का भूकंप आया था, उसी जो सुनामी जनरेट हुई थी। हम लोग सुनामी पढ़ेंगे अभी। अब हम लोग बात करते हैं फोरकास्टिंग की। क्या भूकंप की हम लोग जान सकते हैं, भूकंप का मतलब इसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो इस पर हम लोग खोजें कर रहे जारी हैं, अभी भी हम लोग उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए क्लियरली। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे मैं अभी आगे शेयर करूंगा आपके साथ। 2-3 चीज़ें हैं जिसे हमें समझ लेना चाहिए। जून से लेकर दिसंबर तक सबसे हैवी डिस्ट्रक्शन वाले भूकंप आते हैं। जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, पी वेव सरफेस पर नहीं पहुंच पाती हैं, कुत्ते बिल्लियों को आभास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब हमें नहीं मालूम है ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उन्हें प्रयास कर रहे हैं जानने का। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो साइंटिफिकली और रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम लोगों ने पता लगाई है, वो ये है कि जब भूकंप आता है तो थर्मल एनॉमली होती है उसमें वो काफ़ी बढ़ जाती है उस एरिया में जिस एरिया में भूकंप आता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे भुज भूकंप। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थर्मल एनॉमली होता क्या है। हर अक्षांश का एक तापमान होता है। अक्षांश हमें पता है क्या होता है, पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त होता है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है हर डिग्री पर, मतलब हर डिग्री उसे इक्वेटर बोलते हैं। इसके बाद पृथ्वी की जो है अक्षांशी दूरी, मतलब कोणीय दूरी जो होती है केंद्र से उत्तर या दक्षिण की तरफ जाने की जो कोणीय दूरी होती है उसी को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। तो टेक्निकली अक्षांश ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं विस्तार से। अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग आगे जब मैप नेविगेशंस पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल क्या है, हर अक्षांश का एक तापमान होता है। जब उस तापमान हर एक अक्षांश का एक एवरेज तापमान होता है। उस एवरेज तापमान से सपोज कोई ऐसी जगह है उसी अक्षांश पे जहाँ पे तापमान उस एवरेज से ज़्यादा या एवरेज से कम आता है तो उसे एनॉमली बोलते हैं, विसंगति बोलते हैं, ताप विसंगति। अगर तापमान औसत तापमान से ज़्यादा है तो उसे पॉजिटिव एनॉमली बोलेंगे, औसत तापमान से कम है उसे नेगेटिव एनॉमली बोलेंगे। तो क्या है ये रेडनेस, तो क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो ये जो है नोवा AVHRR की जो तस्वीर है, इसका जो इसका ऑपरेशन है ये IIT रुड़की से संस्थापित होता है। तो ये हमारे वैज्ञानिकों ने ये 2001 का भूकंप निकाला, उन्होंने चेक किया एनॉमली के बारे में। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, भुज भूकंप, काफ़ी हैवी था। तो 12 जनवरी को नॉर्मल तापमान था। फिर क्या हुआ, 14 जनवरी से एनॉमली शुरू हुई। देखिए रेडनेस बढ़ रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है बिना कोई कारण के। 21 जनवरी को तापमान बहुत बढ़ गया
और 23 जनवरी को आप देख सकते हैं आसपास के एरिया में बहुत ताप बढ़ गया है। ये रेड जो है तापमान प्रदर्शित कर रहा है, ये सैटेलाइट की रियल तस्वीर है। फिर क्या है, 27 जनवरी की तस्वीर है। असल में क्या है, 23 के बाद जो जो सैटेलाइट होता है, जो नोवा का जो सैटेलाइट है वो लगातार मूव करता है, पृथ्वी का चक्कर काटता है। तो चक्कर काटने से क्या होता है कि रियल टाइम जो है जो डेटा है वो लगातार नहीं मिल पाता है। जब पृथ्वी के ऊपर से निकलेगा, इंडिया के ऊपर से, तभी वो इमेज लेके हमें भेज पाएगा, प्रोसेस कर पाएंगे। उसको हम लोग टेम्पोरल रिजोल्यूशन बोलते हैं। ये सारी रिमोट सेंसिंग की चीज़ें हैं। अगर हम लोग फ्यूचर में अगर वीडियो बनाएंगे उस पर तो फिर बात करेंगे विस्तार में। फिलहाल क्या है कि 23 के बाद हम लोग टेक्निकली 28 की तस्वीर देखते हैं। ये भूकंप के पहले की तस्वीर है 23 तारीख की। 26 को भूकंप आया और ये 28 की तस्वीर है। आप देख रहे हैं ना एनॉमली, कितना ज़्यादा तापमान परिवर्तन हो गया अचानक से 3 दिन के अंदर बिना कोई कारण के। सिर्फ भूकंप, पहले भूकंप नहीं आया था और ये भूकंप आ गया। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में हम लोग इस फील्ड में अगर प्रगति करेंगे तो शायद कुछ नया मिले और हम लोग एक अच्छा प्रेडिक्शन कर पाएँ भूकंप के बारे में। फिलहाल जो है सो है। अब लोग आगे बात करते हैं और बात यह है कि भूकंप का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में। ज़्यादातर भूकंप प्लेट मार्जिन में आता है। देखिए ये प्लेट है ना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का बाउंड्री है, साउथ अमेरिकन नजिकन प्लेट, और ये देखिए पैसिफिक आर्कटिक अटलांटिक प्लेट है। और ये जो है न्यू टेक्टोनिज्म, ये रिफ्ट वैली है, ये भी जो है क्रैक हो रही है, ये भी यहाँ भूकंप आता है। इंडिया में बहुत भूकंप आता है, जोन 5 में आता है, हिमालय देख सकते हैं क्योंकि ये बाउंड्री है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, बीच में अंदर जा रही है। और ये जो आप 2 येलो डॉट देख रहे हैं भारत के बीच में, ये कोयना भूकंप के महाराष्ट्र का। ये असल में जो भूकंप है वो आया है हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से। वहाँ बांध बने, इसलिए ज़मीन में क्या आइसोस्टेसी में भू संतुलन जो था वो बिगड़ गया। हम लोग आइसोस्टेसी जो हम लोगों का अगला टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे भू संतुलन की। तो जब भू संतुलन कई बार बिगड़ जाता है मानवीय क्रियाओं के कारण या प्राकृतिक क्रियाओं के कारण, तब भी भूकंप ऐसे आ जाते हैं जिनकी हम लोग कल्पना नहीं करते हैं। तो कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं, ये भूकंप का डिस्ट्रीब्यूशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लिए। और ये जो है उनका मैग्नीट्यूड है, 9 के ऊपर के भूकंप, 8 से 9, 7 से 9, 6 से 9, ये डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड जो है भूकंप का, 1900 से लगा के 2017 तक के सारे भूकंप का, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सुनामी की। सुनामी क्या होता है? हम लोगों ने बात की भूकंप की। भूकंप मतलब आता है कहीं भी आ सकता है, ज़मीन पे आ सकता है। अगर समुद्र के अंदर भूकंप आ गया तो सुनामी का रूप ले लेता है। कैसे? समुद्र के अंदर भूकंप आ गया, भूकंप आने के बाद ज़मीन हिल गई। जब ज़मीन हिली, वहाँ पे क्रैक बन गया कोई कारण से, या दरार आ गई, या कोई फॉल्ट का जनरेशन हो गया। सपोज ज़मीन ऊपर उठ गई, क्रैक बन गया, तो जाहिर सी बात है पानी का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में, कुछ ही सेकंड में पानी मूव कर जाएगा। जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है समुद्र या जो पानी है, जो उस झील है या फिर समुद्र है, उसका संतुलन पानी का बिगड़ जाएगा। जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा पानी में। तो पानी में जब डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा तो पानी जाहिर सी बात है वेव का फॉर्म ले लेगा, तरंग बन जाएगा, और तरंग मूव करने लगेगी। और मूव करते करते तरंग समुद्र के किनारे तट से टकराएगी, और तट से टकराने पे बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, और बड़ी बड़ी तरंगों, बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण होगा। उन्हीं लहरों को बोलते हैं सुनामी। जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव, ठीक है ना। A tsunami is a series of wave in a water body caused by displacement of large volume of water, generally in an ocean or large lake, ठीक है ना। आती कैसे है सुनामी? नॉर्मली क्या है, भूकंप आ गया तो आ जाती है, ज्वालामुखी फट गया समुद्र के नीचे तो आ जाती है। इसके अलावा क्या है, कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है, या ग्लेशियर काल्विन, या कई बार मेटेरॉइड टकरा गया कहीं अंतरिक्ष से आके। इस सब कारण से सुनामी जनरेट हो सकती है, या फिर हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया पानी के नीचे। तो ये कारण है सुनामी जनरेशन के मोटा मोटी। और हम लोग एक बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर देखते हैं। स्टेप क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। रेड कलर का देख रहे हैं, ये आप देखेंगे यहाँ फाल्ट बन गया एक, ज़मीन ये नीचे गई, ये ऊपर आई, उड़ गई, और ये फाल्ट का जनरेशन हो गया, भूकंप आ गया। उससे क्या है कि बहुत सारा पानी का डिसबैलेंस हो गया, है ना। जब पानी का डिसबैलेंस होगा तो नीचे वेव बनेगी, वेव बनते बनते ऊपर आएगी, और ऊपर आएगी एक लहरदार वेव बन जाएगी, है ना। ये जो है जनरेशन हो गया, बिल्ट हो गई वेव। अब बिल्ट जब वेव बिल्ट हो जाएगी तब क्या होगा वेव का? वेव ट्रैवल करेगी। जब ट्रैवल करेगी तब खासियत ये कि जब गहरा समुद्र होगा, मतलब समुद्र की ये गहरा है, आप देखेंगे ना ये समुद्र गहरा है, तो जब समुद्र गहरा होगा तो वेव जो है उसका आयाम, उसका जो वो वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य होगी, तरंग की लंबाई, वो बहुत ज़्यादा होगी।
और उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगी। इसलिए कई बार क्या होता है कि अगर समुद्र के बीच में सुनामी आ जाएगी और हम लोग पानी के जहाज में हैं तो हमें महसूस ही नहीं होगी भूकंप सुनामी आई है, हम लोग को नॉर्मल फील होगा, बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि सुनामी है। लेकिन जब ये वेव का तरंग दैर्ध्य, क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी, तरंग की लंबाई ज़्यादा होगी, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है मतलब आवृत्ति है वो कम होगी। 1 सेकंड में किसी जगह को पार करने की जो गति है, उसका मतलब जो संख्या है वो। तो ये हो गया जो है मूवमेंट, ये आ गई सुनामी। फिर क्या होगा, ये तरंग की तरफ, ये असल में अभी इसको हम लोग सुनामी नहीं बोलेंगे जब तक ये तट से ना टकराए। अब ये धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ेगी, जब तट की तरफ बढ़ेगी तो जो सागर है उसकी गहराई कम होगी। देख रहे हैं आप, ये गहराई कम हो रही है। तो जब गहराई कम होगी तो तरंग जो है टकराएगी नीचे, जो तरंग की गहराई, तो तरंग है वो नीचे टकराएगी ज़मीन से और घर्षण जनरेट होगा। जब घर्षण जनरेट होगा तो उसकी जो वेव लेंथ है वो छोटी होती चली जाएगी। देखिए वेव लेंथ उसकी जो ये बड़ी थी और धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, सिकुड़ने लगी, और आगे जाके इसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी और इसका आयाम बहुत बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और जब ये तट से टकराएगी तो इसकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाएगी, टूटी तरंगें होंगी और बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा स्पीड होगी इन तरंगों की। असल में स्पीड इनकी कम होगी, हो जाएगी, लेकिन इनकी तूफान जो इनकी क्षमता है डैमेज करने की बढ़ जाएगी। जब वो बीच में होती है तो उसकी स्पीड तो ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन डैमेज बहुत कम होता है। लेकिन बाउंड्री पे क्या होता है, डैमेज ज़्यादा होता है, बाकी दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं और फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ये इसका जो है पूरा सार है। और इम्पैक्ट की बात करें तो हम लोग 2004 की सुनामी देख ही चुके हैं, इम्पैक्ट बड़ा धमाकेदार होता है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो सुनामी की, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सुनामी का, जैसे ये अलास्का में आई थी 1964 में सुनामी, है ना। ये आई चिली में 1960 में, बड़ा भूकंप आया था, मैंने बताया 9.5 रिक्टर का सबसे हैवी भूकंप आज तक का, और सुनामी का जनरेशन हुआ। नॉर्मली भूकंप से ही सुनामी जनरेट होती है, कई बार ज्वालामुखी फट जाती है। ये जैसे सुनामी अब भूकंप से जनरेट हुआ है, ये सुनामी, ये जो है आई थी कब, दिसंबर 26, 2004, है ना। और इसके अलावा ये जो सुनामी आई 8.2 रिक्टर की, जब भूकंप आया था 1952 में। और ये एक अर्थक्वेक आया था जो है 2011 मार्च में जापान में, है ना। ये कमचटका की सुनामी है, कमचटका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को समझना चाहिए। फ़िलहाल वीडियो की लिमिट हम लोग पार कर रहे हैं और ये अपना टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है आइसोस्टेसी। जब बनाएंगे वीडियो तब आप तक पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बाय।